हेलो एवरीवन, सभी को शुभ प्रभात। आज के इस सेशन में हम फॉर्मूला रिवीजन का एक सीरीज शुरू करेंगे। सूत्र अभ्यास जिसको कह सकते हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। खास करके 12th 2025 में जो उपस्थित होंगे उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एक बार में सारे फार्मूला कलेक्शन एक जगह पर एक टॉपिक का हो जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रखते हैं 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आप देखिए एक एक फार्मूला को। सबसे पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, या उसके पहले आप देखेंगे पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। तो 3D में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के 8 तरीके होते हैं, क्योंकि एक्स, वाई और जेड यानी 3 जगहों पर 2 पॉइंट को प्लेस करना होता है, 2 साइन को। तो 2 साइन को 3 जगहों पर प्लेस करने का कुल तरीका होगा 8, यानी 2 का पावर 3। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट को अगर हम एक्स, वाई, जेड लिखते हैं तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा। तो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या होगा। तो 2D का जो फॉर्मूला है वही फार्मूला आपको 3D में लगा देना है। ओरिजिन हो गया 0 0 0 और पॉइंट हो गया एक्स, वाई, जेड। तो इनके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला होगा √x - 0 का स्क्वायर जोड़ y - 0 का स्क्वायर जोड़ z का स्क्वायर। तीसरा बात देखिए, कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो x को गायब कर देंगे, हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर कहा जाए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यानी y गायब हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा √x स्क्वायर जुड़ z स्क्वायर। अगर कहा जाए डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो z एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसमें z गायब हो जाएगा, √x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। बात को ध्यान देना है, कोई पॉइंट अगर P x, y, z है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। और हाँ, डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा, y एक्सिस से क्या होगा, z एक्सिस से क्या होगा। चौथा पॉइंट में पढ़ना है। चौथे पॉइंट को देख के जाइएगा, डायरेक्शन कोसाइन। दिक कोज्या, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि 3D स्पेस में यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाए और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाए, तो ये अल्फा, बीटा, गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिसे लिखा जाता है L, M और N से, जहां L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा और N बराबर होता है कॉस गामा। ये एक सूत्र से बंधे होते हैं, या यूं कहें कि ये एक बीजगणितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। क्या होता है भाई, L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर बराबर 1। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। यदि किसी लाइन या वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है L, M और N, तो L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर बराबर 1 होगा। या आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर बीटा जोड़ कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होगा। यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर बीटा जोड़ साइन स्क्वायर गामा बराबर होगा 2। इसके बाद है डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात। डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई 3 नंबर ABC कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन कोसाइन है L, तो L के प्रोपोर्शनल A, M के प्रोपोर्शनल B,
n के प्रोपोर्शनल c। तो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई 3 नंबर कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। इनको लिखने का तरीका होता है ABC। और अगर डायरेक्शन रेशियो है ABC तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए A में डिवाइड कर देंगे √a² जोड़ b² जोड़ c² से। B में भी डिवाइड कर देंगे √a² जोड़ b² जोड़ c² से। और C में भी डिवाइड कर देंगे √a² जोड़ b² जोड़ c² से। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए एक बात ये भी याद रख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज यूनिक। डायरेक्शन कोसाइन जो है वो यूनिक है, यानी किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता है। डायरेक्शन रेशियो कई हो सकते हैं, यानी एक लाइन के कई डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस यदि आपसे पूछे तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर होगा 1 0 0। ऐसा इसलिए कि एक्स एक्सिस अपने आप के साथ 0 डिग्री बनाएगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा। वाई एक्सिस 90 डिग्री बनाएगा तो कॉस 90 0 होगा। और जेड एक्सिस इसके साथ 90 डिग्री बना लेगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाई एक्सिस अगर लिखना रहे तो ये हो जाएगा 0 1 0। बाई एक्सिस है तो बाई के जगह पर 1 लिख देना है। एक्स एक्सिस है तो एक्स के जगह पर 1 लिख देना है। बस यही ध्यान देना है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर होगा 0 0 1। क्लियर हो गया बात। 7वें नंबर पॉइंट पर देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर A बराबर दिया हुआ है AI प्लस BJ प्लस C तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे √A² जोड़ B² जोड़ C²। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 मिलता है तब ये यूनिट वेक्टर तो होगा ही, साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर 1 मिल गया तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A बराबर होगा A, B और C। लेकिन यदि मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 नहीं हो तब ऐसी स्थिति में वेक्टर A का डायरेक्शन रेशियो होगा A, B और C। ध्यान दीजिएगा। और जब डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वेक्टर A का A, B, C तब ऐसे सिचुएशन में डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सारे कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी A बटा A का मैग्नीट्यूड, B बटा B का मैग्नीट्यूड, C बटा C का मैग्नीट्यूड। 8वें नंबर पॉइंट में चलते हैं। 8वां नंबर पॉइंट में है कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से होकर जा रहा है और इनके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्रमशः P और Q है x1/1 z1 और x2/2 z2 के रूप में, x2/2 और z2 के रूप में। तब यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि P से Q की ओर अगर डायरेक्शन लगाते हैं तो PQ एक वेक्टर बनेगा और इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो एक वेक्टर बनेगा जिसका एंड पॉइंट दोनों पॉइंट हो जाएगा और वैसी स्थिति में उसको आप वेक्टर के रूप में लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ये बन जाएगा i का कंपोनेंट, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ये बनेगा j कंपोनेंट j का, और z2 माइनस z1 बनेगा k का कंपोनेंट। और तब ऐसे स्थिति में वेक्टर PQ का जो मैग्नीट्यूड है ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे PQ का। कैसे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ हो जाएगा x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, लेकिन तब जब पी क्यू का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, पी क्यू का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। और यदि पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है, तब ऐसे स्थिति में डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर पी क्यू होगा क्या भाई, वही चीज़ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बस यही ध्यान देना है कि कोई भी लाइन रहे, कोई भी वेक्टर रहे, यदि उनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो वो खुद डायरेक्शन कोसाइन है, और यदि मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है तो वो खुद डायरेक्शन रेशियो है। और जब डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, बात खत्म है। एकदम आसान बात है। एक एक फॉर्मूला को आप देखते चल जाइए, बस एक बार वीडियो देख लीजिएगा, सारा कुछ मन में बैठते चला जाएगा A to Z। पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। पॉइंट नंबर 9 में देखिए क्या बताएंगे हम, एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी सवाल पकड़ा सकता है, सब्जेक्टिव भी पकड़ा सकता है, ध्यान दीजिएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लीजिए कि एक लाइन है R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरा लाइन है R बराबर A2 प्लस म्यू B2। तो लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब होता है 3D स्पेस में। जैसे मान लीजिए कि R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 कोई स्ट्रेट लाइन है 3D प्लेन में, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा लाइन है जो पास कर रहा है किसी पॉइंट A से, जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, और ये जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर है B1। अब इस दो लाइन के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब होगा एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। एंगल बिटवीन वेक्टर B1 एंड B2, और दो लाइन के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होगा cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 बटा B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। डॉट प्रोडक्ट को भी देख ही लीजिए। अगर कोई वेक्टर है A बराबर A1i प्लस B1j प्लस C1k, और वेक्टर B बराबर है A2i प्लस B2j प्लस C2k, तो A डॉट B बराबर होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगले पॉइंट में चलिए, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। मान लीजिए एक लाइन है R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरा लाइन है R बराबर A2 प्लस म्यू B2। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब वेक्टर B1 और B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी B1 डॉट B2 बराबर 0 हो जाए। यदि B1 डॉट B2 बराबर 0 हो जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और यदि हम बात करें पैरेललिज्म का, दोनों लाइन पैरेलल क्या होगा, तो ऐसे पैरेललिज्म के लिए क्या कंसेप्ट हो जाएगा, B1 और B2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी वेक्टर B1 इज पैरेलल टू वेक्टर B2। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर एक वेक्टर है A बराबर L1i प्लस M1j प्लस N1k, और दूसरा वेक्टर है B बराबर L2i प्लस M2j प्लस N2k, तब ऐसे स्थिति में इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाई L1 का स्क्वायर जोड़ M1 का स्क्वायर जोड़ N1 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से L2 का स्क्वायर जोड़ M2 का स्क्वायर जोड़
n2 का स्क्वायर। चूँकि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, इसका मतलब एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो सीधा सीधी फार्मूला बनेगा कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। यदि यही L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का प्रोडक्ट या योगफल 0 हो जाए तो ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने का शर्त होगा। और यदि L1 बटा L2 बराबर हो जाए M1 बटा M2 बराबर हो जाए N1 बटा N2 तो ये पैरेलल होने का संकेत है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर किसी दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्रमशः L1 M1 N1 हो और L2 M2 N2 हो तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो जाए और परपेंडिकुलर होंगे यदि L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2 हो जाए। चलिए स्ट्रेट लाइन में पहुंचते हैं। अगला कंसेप्ट 13 नंबर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में आपको क्या क्या सीखना है? सबसे पहला सीखना है आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा भाई? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो सकता है? तो ये y बराबर 0 भी हो सकता है, z बराबर 0 भी हो सकता है। अगर हम बात करें y एक्सिस का इक्वेशन तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x बराबर 0 और z बराबर 0, यानी y छूट जाएगा। अगर हम इक्वेशन ऑफ z एक्सिस कहें तो x बराबर 0 और y बराबर 0। एक पॉइंट तो आप ये याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कहता इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y और z का मान कुछ कांस्टेंट हो जाता, x वहाँ भी गायब हो जाता। अगर कहता इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो x बराबर समथिंग z बराबर समथिंग, इस प्रकार से। इसके बाद है 14 नंबर, अभी देखेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मान लीजिए ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसको भी ध्यान दीजिए। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर हम लोग देखेंगे पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इसकी चर्चा पहले भी थोड़ा सा किए थे, लेकिन अभी इसको हम लोग देखते हैं। यानी हम निकालना चाहते हैं किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास करे और किसी वेक्टर के पैरेलल हो, ये वेक्टर बी के पैरेलल हो। तब ऐसे स्थिति में आपको ये ध्यान देना है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दो फॉर्म में आपको याद रखना है। एक है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा r बराबर a प्लस लैम्डा बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है a और ये जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर होगा b। इसी को अगर हम कार्टेजियन फॉर्म में लिख दें, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट के रूप में, तो अगर पास कर रहा हो ये x1 y1 z1 से और जिस वेक्टर के ये पैरेलल हो उसका डायरेक्शन रेशियो अगर a b c है तो होगा x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। यहाँ इसको थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए एक बार। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करे जिसका कोऑर्डिनेट हो x1 y1 z1 और जिस वेक्टर के ये पैरेलल है उसका यदि डायरेक्शन रेशियो हो a b c, तब हम बताएं कि इस लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। अगर हम इसको ऐसा समझें कि पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और जिस वेक्टर के ये पैरेलल है उसका डायरेक्शन कोसाइन है यदि l m और n, तो इस लाइन को लिखने का तरीका होगा x माइनस x1 बटा l बराबर y माइनस y1 बटा m बराबर
जेड माइनस Z1 बटा एन। समझ में आ गया बात। डायरेक्शन कोसाइन रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो। 16 नंबर देखिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट से होकर जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। मान लेते हैं कि कोई यही स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है 2 पॉइंट ए और बी से, जहां ए का पोजीशन वेक्टर है ए और बी का पोजीशन वेक्टर है बी। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा आर बराबर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए। आर बराबर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, जहाँ आर लाइन पर स्थित किसी आर्बिट्ररी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यदि हम बात करें इसके कार्टेजियन इक्वेशन की, तो कार्टेजियन इक्वेशन भी आपको याद रखना चाहिए। मान लीजिए कि ये लाइन पास कर रहा है ए कोमा बी से, जिसका कोऑर्डिनेट है x1/1 Z1 और x2/2 Z2। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। दो पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का ये इक्वेशन होगा। क्लियर हो गया बात। अब हम चलते हैं 17 नंबर में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। यहाँ से तो सवाल आना एकदम तय है। जेई मेंस तक 12 से लेकर के जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होगा या परीक्षा होगा, सब में यहाँ से आएगा। मान लीजिए आर बराबर A1 प्लस लेमडा B1 पहला लाइन है, और आर बराबर A2 प्लस म्यू B2 ये दूसरा लाइन है। और कह रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। तो पहले ये जान लीजिए कि ये दोनों लाइन कहलाएंगे स्क्यू लाइन, जो न तो एक दूसरे के कभी पैरेलल होगा और ना ही इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये स्क्यू लाइन होता है। और स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप वर्किंग रूल ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप निकाल लेंगे A2 माइनस A1, एक वेक्टर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 में से A1 घटा देंगे। दूसरा बात क्या निकालेंगे? B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। फिर क्या निकालेंगे? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये तीनों जब निकाल लेंगे, तब याद रखिएगा फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि डिस्टेंस है ये, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, तो हम इसमें मॉडुलस लगा देंगे। दो लाइन अगर R बराबर A1 प्लस लेमडा B1 और R बराबर A2 प्लस म्यू B2 हो, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यदि यही दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तब कैसे निकालेंगे? लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। एक ही वीडियो में सारे सूत्र हैं और काफ़ी फायदा देगा। जितना बार देखिएगा उतना बार इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ मिलते रहेगा, इसलिए लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर पैरेलल लाइंस है तो R बराबर होगा A1 प्लस लेमडा B और R बराबर होगा A2 प्लस म्यू B। यहाँ देखिए B1 B2 नहीं होगा। पैरेलल का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएगा, रेशियो सेम हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ डिवाइडेड बाय वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और लगा देंगे मॉडुलस।
तो ये फॉर्मूला नंबर 18 हुआ। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्लेन में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्लेन का इक्वेशन होता है r डॉट एन कैप बराबर डी। r डॉट एन कैप बराबर डी ये क्या है? ये है किसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन जो ओरिजिन से d डिस्टेंस पर है और इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है n। ये n कैप का मतलब हो गया, n कैप का मतलब वेक्टर n बटा वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। r डॉट एन कैप बराबर डी किसी ऐसे प्लेन को बताता है जो ओरिजिन से d डिस्टेंस की दूरी पर है और इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है n, जिसको नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। अगर नॉर्मल वेक्टर प्लेन का n हो और यह ओरिजिन से d डिस्टेंस की दूरी पर हो तो r डॉट एन कैप बराबर होगा d। यदि हम इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो यदि वेक्टर n यानी जो नॉर्मल वेक्टर है इसका डायरेक्शन कोसाइन यदि l m और n है तो इसी लाइन को लिखने का तरीका होगा lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी ये किसी ऐसे प्लेन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से d डिस्टेंस की दूरी पर है और प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है l m और n। 20वें नंबर पॉइंट पर चलते हैं। अभी देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर a एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, यानी किसी ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो पास करे किसी पॉइंट से और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है a और ये जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो वेक्टर अगर n है तो इस लाइन का इक्वेशन होगा r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। यदि हम इसको कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना चाहें कार्टेशियन इक्वेशन तो आपको समझना होगा कि प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और जिस वेक्टर की ये परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर यदि a b और c है तब ऐसी स्थिति में प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। किसी ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो पास कर रहा है पॉइंट से और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है a b c और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 जोड़ b इंटू वाई माइनस y1 जोड़ c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। 21वां नंबर है कि अगर कोई प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे जिसका कोऑर्डिनेट क्रमशः x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 है तब इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज, तो इसका प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए आप एक डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दीजिएगा। डिटर्मिनेंट बराबर 0 कीजिएगा, जिसके पहले रो में लिखिएगा x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। फिर होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। फिर हो जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। 3 पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखने का ये तरीका होगा। 22वां नंबर है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि यदि कोई प्लेन ऐसा हो कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटे a, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटे b और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटे c, तब ऐसे स्थिति में प्लेन का जो इक्वेशन होगा
वो हो जाएगा x बटा a जोड़ y बटा b जोड़ z बटा c बराबर 1, जिसमें a को कहेंगे x इंटरसेप्ट और b को कहेंगे y इंटरसेप्ट और c को कहेंगे z इंटरसेप्ट। हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारा फॉर्मूला आपका मिल जाए। तो x बटा a जोड़ y बटा b जोड़ z बटा c बराबर हो जाएगा 1। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट प्लेन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके बाद है कोप्लानरिटी ऑफ प्लेन, यानी दो लाइन कोप्लानर कब होगा। कोप्लानर की बात कर लेते हैं। कोप्लानर तो अगर r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 ये एक लाइन हो और दूसरा लाइन हो r बराबर a2 प्लस म्यू b2, अगर इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए तब ऐसी स्थिति में ये दोनों लाइन कोप्लानर हो जाएगा, प्लेन के कोप्लानर हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। यानी आप जानते हैं कि रेशियो जब 0 है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो सिर्फ न्यूमरेटर 0 होगा। यानी a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ 0 हो जाए तो ये कोप्लानर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि a डॉट b क्रॉस c को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि वेक्टर कोप्लानर हो जाएगा, लाइन कोप्लानर हो जाएगा। 24 नंबर पॉइंट में चलते हैं। यह है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच में अगर एंगल निकालना है तब क्या होगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मान लीजिए कि एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको r डॉट n1 बराबर d1, d1 मतलब ये डिस्टेंस होगा, वेक्टर नहीं होगा, और r डॉट n2 बराबर हो जाए d2। दो प्लेन है जिसका इक्वेशन है r डॉट n1 बराबर d1 और r डॉट n2 बराबर d2। तब ऐसे स्थिति में इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल का मतलब होगा वेक्टर n1 और n2 के बीच का एंगल, यानी कॉस थीटा बराबर होगा n1 डॉट n2 बटा n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड, यानी थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 बटा n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया बात। यदि इसको हम लिखना चाहें कार्टेजियन फॉर्म में तो पहला प्लेन का इक्वेशन यदि a1x जोड़ b1y जोड़ c1z बराबर d1 हो और दूसरा प्लेन a2x जोड़ b2y जोड़ c2z बराबर d2 हो जाए, तब ऐसे स्थिति में इनके बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ध्यान दीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सब आ जाएगा, बटा अंडर रूट a1 का स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर जोड़ b2 का स्क्वायर जोड़ c2 का स्क्वायर। एग्जाम दे करके आइएगा, उसके बाद देखिएगा कि इस वीडियो से कैसे 10 नंबर का सवाल डायरेक्ट पकड़ाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाए, और एक दूसरे के पैरेलल होगा यदि a1 बटा b1 बराबर नहीं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए। यहाँ से ये वाला लाइन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए। इसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिए, 26 नंबर पॉइंट देखिए। 26 नंबर पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। यहाँ से तो श्योर सवाल रहेगा,
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ हो ax जोड़ बी वाई जोड़ सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ a इंटू अल्फा जोड़ b इंटू बीटा जोड़ c इंटू गामा प्लस डी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। डिस्टेंस है तो मॉडुलस लग जाएगा। क्लियर हो गया बात। इसके बाद यदि आपको निकालना रहे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, तो दो पैरेलल प्लेन मान लीजिए कि a1x जोड़ b1y जोड़ c1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा प्लेन है a2x जोड़ b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 है। तब ऐसी स्थिति में इन दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होगा d1 माइनस d2 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 न रह करके ये दोनों में a ही हो जाएगा। ax जोड़ by जोड़ cz प्लस d1 बराबर 0, फिर ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर 0, तो इस दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। अब मेरे मोबाइल का मेमोरी समाप्त हो गया है, एक दो पॉइंट जो रह गया होगा उसको और देख लीजिएगा। वैसे सारे पॉइंट को हम एक जगह पर कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। 12th 2025-26 जब भी एग्ज़ाम आप देंगे, अभी तो 12th 2025 की हम बात कर लें, तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको कम से कम 10 नंबर प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, वन शॉट वीडियो पूरा कंसेप्ट और फार्मूला के साथ।